जय हिंद दोस्तों। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में एवरेज की शुरुआत कर दी थी और एवरेज के हमने बहुत अच्छे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे। तो चलो अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास करते हैं, आज का सेशन करते हैं। ठीक है? अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कर देना। और अगली मैं हमेशा वीडियोस यानी क्लासेस डालती रहती हूँ। तो अगर आपको समझ में आता है और आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम पर क्लास देख सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है? आज बढ़ते हैं हम आगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था एवरेज से रिलेटेड? मैंने आपसे कहा था कि जब कोई श्रृंखला यानी सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है यानी समांतर श्रेणी में है, तो उसका जो औसत होता है वो क्या होता है? बीच वाला नंबर होता है। यही कहा था, उस पे मैंने आपको आधारित 2 क्वेश्चन भी करवाए थे। सीरीज में आगे चलते हुए आज के क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है। उनमें से सबसे छोटा क्या है? उनमें से सबसे छोटा क्या है? तो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसने बोला क्रमिक है, विषम है, तो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5। तो औसत कौन-सा होता है? बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या जो कि वही औसत होगी और औसत बोल रहा है इसने 9। इसने बोला औसत 9। तो आपको सारी संख्या निकालने की ज़रूरत तो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि उसने पूछा है हमसे, उसने कहा है हमसे मुझे बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा इधर होगा। तो ये 9 है तो ये वाला 7 होगा और ये 7 है तो ये वाला 5 होगा। तो आंसर कितना होगा? 5। तो इस तरीके से यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आगे करते जाएँगे इसी तरीके से, ठीक है? एक क्वेश्चन और बताती हूँ जो इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। वो और देखते हैं, फिर चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो क्या-क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़ो ज़रा कि यदि ए, बी, सी, डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा? बी और डी का गुणनफल क्या होगा? तो देखो, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, 4 है। उसने बोला है कि इनका संख्याओं का जो औसत है वो 42 है। तो 42 कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में होगा। ये तो होगा औसत 4 संख्याओं के बीच, इन 2 बीच वाली 2 के बीच में। अगर ये 42 है और ये विषम संख्याएँ हैं, इसका मतलब यहाँ 41 होगा और यहाँ 43 होगा। ये बात समझते हो? उसने मुझसे बी और डी का गुणनफल बोला है। देखो, ए यहाँ, बी तो ये हो गई और डी कहाँ होगी? यहाँ होगी। तो ये 43 है तो यहाँ कितना आएगा? 45। तो इन दोनों का गुणनफल पूछा है, बी और डी का गुणनफल। तो बी और डी का गुणनफल करोगे तो 5 एकम 5 यूनिट डिजिट 5 आएगी, जो कि केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। कर लो क्लियरली, ठीक है? गुणा करके भी देख लो 18 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करो जरा, 5 एकम 5, 5 चौके 20 इंटू 4 एकम 4, 4 चौक 16। कितना आ रहा है? 5, 4, 16 दो 18 आ रहा है 18 45। कोई दिक्कत? वैसे पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी। 5 एकम 5 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में 5 है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है साथ ही साथ। इनके लिए कोई आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी कि पहले हम सीख लें, उसके बाद कुछ जो चीजें जो हमें एग्जाम में अप्लाई करने होते हैं वो बाद में सीखें, नहीं। इसके साथ ही साथ आप क्या करो, इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करो ताकि एग्ज़ाम में भी आप तुरंत ही अप्लाई कर पाओ, ठीक है? गुणा करने में तो टाइम लग जाएगी, है ना? एक क्वेश्चन और देखो इस वाले कॉन्सेप्ट पे, फिर आगे बढ़े। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली एक संख्या और अगली 3 विषम संख्या को भी मिला लिया जाए, तो अब नया औसत क्या होगा? ठीक है? अगर आप इन क्वेश्चन को बेसिक से करने जाएँगे ना, इतना टाइम लग जाएगा कि मैं बता नहीं सकती कि आप एक क्वेश्चन में उलझ के रह जाएँगे। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएगा। 7 विषम संख्याएँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 विषम संख्या है। औसत बीच वाला होता है, 3 यहाँ छोड़ दो, 3 यहाँ छोड़ दो। यहाँ पे ये होगा औसत, ये 31 है, ठीक है? अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पिछली एक विषम संख्या मिला लो, तो इसके पीछे पिछली ये होगी, है ना? एक और अगली 3 मिला लो, तो अगली 3 1, 2, 3 ये मिला लो। अब औसत बताओ। तो मुझे बताओ, अगर अगली 3 मिला ली और पिछली 1 मिला ली, तो टोटल कितनी हो गई संख्याएँ? पहले 7 थी, 4 और मिल गई, कितनी हो गई? 11 हो गई। तो अगर अब 11 हो गई, तो 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, बीच वाली औसत होगी। तो मैंने 5 छोड़ी, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी ये वाली संख्या अब औसत होगी। 5 यहाँ छोड़ दिया, 5 यहाँ छोड़ दिया, ये औसत होगी। तो मुझे बताओ 31 के बाद अगली संख्या यहाँ पे कौन-सी होगी? 33 होगी ना, 33। कोई कैलकुलेशन किया आपने? समझ में आया कॉन्सेप्ट का क्या फ़ायदा है? नहीं तो x, x+2, x+4, x+6 यही करते रहेंगे तो हो जाएगा काम। हम भी x हो जाएँगे, ठीक है ना? मतलब एग्ज़ाम से डिसेलेक्ट हो जाएँगे। समझ आ रही है? तो
इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, आप इनको अप्लाई करो, आंसर जल्दी निकलेंगे, आंसर जल्दी ही निकालने हैं। कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जा रही है, अभी आप लास्ट में ही देख लो कि ये जो अभी जीडी का रिज़ल्ट आया है, इतनी हाई कट ऑफ गई है। सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल हो रहा है कि अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो सिलेक्शन लेना नामुमकिन है। आपको नए तरीके सीखने पड़ेंगे, नए कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। आंसर निकालते समय ऑप्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन कैसे हैं, अगर ऑप्शन से जल्दी निकल रहा है, तो ऑप्शन से करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप हमेशा जो आपने सीखा है, तुरंत वही करने लग जा रहे हैं। अगर वैसा ही करते रहेंगे, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है? आज के इस कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए हमें क्वेश्चंस जल्दी करने हैं और जल्दी करने के लिए हमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है, बेहतरीन तरीके और मेथड सीखने की ज़रूरत है। समझ आ रही है बात? तो वही मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पर इस सीरीज़ में, जो कि हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। पूरा सिलेबस खत्म करेंगे मैथ्स का। मैं इस सीरीज़ में आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि हम इस सीरीज़ में कोई भी चैप्टर या किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सब कवर करेंगे और अपने एग्ज़ाम को बिल्कुल सिलेक्ट करके ही आएँगे। ठीक है? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब है सिलेक्ट नहीं, क्रैक करके आएँगे। ठीक है? एग्ज़ाम को क्रैक करके आएँगे। ठीक है? तो मैं ये कह रही हूँ, अब आपसे एक नई चीज़ आप ये सीखो कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ देखो। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ ऑब्ज़र्वेशन है ना? पहले क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ ऑब्ज़र्वेशन है। जैसे मान लो कोई भी ले ली 4, 5, 8, 6, 7, कोई भी ऐसे ऑब्ज़र्वेशन ले ली। इनका एवरेज निकालना ज़रा कितना आएगा? 4, 5, 9, 8, 17, 6, 23, 23 और 7 30। 30/5, 5 है ऑब्ज़र्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। तो एवरेज कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है? अब ये कहना, अगर क्वेश्चन ये कहे कि हर एक मद में, इसको मद बोलते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। हर एक मद में 1 जोड़ दिया जाए, हर एक मद में 1 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? तो आप सब में 1 जोड़ो। 1, 1, 1, 1, 1। तो यानी कि जो 4 है वो 5, ये 6, ये 9, ये 7 और ये 8 बन जाएगा, यही होगा, है ना? यानी जो अब जो सम है वो 30 नहीं आएगा, वो सम कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 और ज़्यादा यानी 35 आएगा सम। यानी ये 5 ज़्यादा आएगा, ये जो सम है वो 5 ज़्यादा आएगा। तो अगर पूरे सम पे 5 का इफ़ेक्ट आ रहा है, पूरे सम पे 5 का इफ़ेक्ट आ रहा है, तो हर एक पे कितने का इफ़ेक्ट आएगा? 5 से डिवाइड कर दो, 1 का ही इफ़ेक्ट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप इन सबको ऐसा मत करो कि सब में 1-1 बढ़ाते जाओ, फिर सबको जोड़ो और फिर दोबारा औसत निकालो, नहीं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप हर एक मद में, हर एक ऑब्जर्वेशन में जो चेंज कर रहे हैं, वो चेंज आपके डायरेक्ट एवरेज में भी हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन ने ये बोला कि हर एक मद में 1 बढ़ा दिया जाए, तब औसत कितना होगा? तो आप औसत में भी 1 बढ़ा देना और कह देना कि औसत कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है? यहाँ से भी देखना, क्योंकि ये 35 हो जाएगा ना, ये 35 हो जाएगा, तो अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, तो 7 ही आएगा। समझ पा रहे हैं, ये बात क्लियर हो रही है? ऐसा क्यों करते हैं, क्लियर हो रहा है? अब अगर कहें कि हर एक मद में से 1 घटा दिया गया, हर एक मद में से 1 घटा दिया जाए, या 1 का नहीं तो 2 का एग्ज़ाम्पल ले लो, हर एक मद में से 2 घटा रहे हैं, हर एक मद में से 2 घटाया है। यानी जो 7 है वो 5 हो गया, ये 4 हो गया, है ना? और ये 6 हो गया और ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। हर एक मद में से 2 घटाए, तो अब नया औसत क्या होगा? तो अब नया औसत क्या होगा? अगर पहले 6 था, तो 6 में से भी 2 घटा दो, नया औसत कितना होगा? 4 होगा। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? नहीं। अगर कहे कि हर एक मद में 2 गुणा कर दिया, तो एवरेज में भी 2 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हर एक मद को 2 से भाग कर दिया, तो एवरेज भी 2 से भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा एवरेज नया? 3 हो जाएगा। बात याद रखेंगे? तो आप लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, याद रख सकते हो तो याद रखो कि जो चेंजेस प्रत्येक मद में की जाएगी, वही चेंजेस औसत में भी हो जाएगी। मतलब अगर प्रत्येक मद में जो संख्या जोड़ी जा रही है, वही संख्या क्या जोड़ी जाएगी? नए औसत में सॉरी, औसत में जुड़ जाएगी और नया औसत उतने से ही बढ़ जाएगा। ठीक है? या जो संख्या घटाई जा रही है, नया औसत भी उतने से ही घट जाएगा। जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है, तो औसत भी उसी संख्या से गुणा होके नया औसत आएगा। जिस संख्या से भाग किया जा रहा है, तो औसत भी उसी संख्या से भाग होगा और नया औसत आएगा। या ये चीज़ें आप लिख लो, और या फिर क्या करो, याद रखो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं। 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाए,
तो नया औसत क्या होगा? तो औसत कितना है? औसत है 48। प्रत्येक संख्या को 11 बढ़ा रहे हो तो औसत भी क्या हो जाएगा? 11 से बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? औसत भी 59 हो जाएगा। बिल्कुल 1 सेकंड लगना चाहिए क्वेश्चन में एग्ज़ामों में आ जाए तो, ठीक है ना? एग्ज़ाम में पूछा जाए तो सीधे 1 सेकंड, ज़्यादा नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो कि 8 संख्याओं का औसत कितना? 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा? नए समुच्चय का औसत क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम पूरे समुच्चय पे ध्यान ही नहीं देंगे। हमें ये पता है कि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा हो रही है ना, तो हम अपने औसत में भी 8 से गुणा कर देंगे। कितना औसत? 27 है तो इसको भी 8 से गुणा कर दो। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 5 21। कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, नया औसत कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? कर लेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा? घटाने वाला, भाग करने वाला, जोड़ने वाला, घटाने वाला, कोई सा भी आया कर लेंगे, जो प्रत्येक में हो रहा है वही औसत में हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को खत्म करें, आगे बढ़ें। अब सीखते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। देखो मैंने ना इससे एवरेज को इस तरीके से तैयार किया है कि पहले कॉन्सेप्ट, फिर जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसे सीक्वेंस में लगाया है कि जब आप कॉन्सेप्ट सीख ले रहे हैं तो उसको अप्लाई करके अपने आप में आत्मसात हो जाएं कि हाँ मुझे ये चीज़ जो है वो याद हो गई है ना? अब मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ। नया नहीं है, अभी जो मैंने आपको बताया उसी में थोड़ा सा लेवल को अप किया है। मैंने अभी आपसे ये कहा था कि अगर एपी में है कोई सीरीज़ जो है वो एपी में है। तो एपी में तो आप मैंने अगर मान लो 4 संख्याएँ 1, 2, 3, 4, 5 मान लो 5 संख्याएँ हैं। तो बीच वाला जो होता है वो औसत होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी, है ना? तो अक्सर 5 भी पूछी जाए तो जो औसत दे रखा है उसी में जितना भी गैप है, मान लो 3 का गैप है तो 3 बढ़ाओ फिर अगले 3 बढ़ाओ, यही बोली थी मैंने, बात है ना? लेकिन अगर मान लो ये संख्याएँ ऐसे 5 ना हों, ज़्यादा हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, तब क्या हम यहाँ पे ऐसे संख्याएँ बनाते रहेंगे और फिर इनमें जोड़-जोड़ के सारी संख्याएँ लिखते रहेंगे जो भी इनके बीच का गैप होगा? ऐसा करते रहेंगे क्या? फिर तो टाइम लग जाएगा। हमारा तो मेन मकसद ही ये है कि हमें समय कम करना है ना? यही मकसद है ना? तो हर तरह का क्वेश्चन अलग तरीके से करना पड़ेगा और कब कौन-सा तरीका लगाना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? तो अब जो क्वेश्चन बता रही हूँ उसमें क्या करना है, उसमें आप ये समझो, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे कोई संख्या है से 10 है, ये कोई संख्या यहाँ पे 10 है ना? और इन संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 3-3 है। मान लो ये अगली संख्या जो है 13 है, अगली संख्या है वो कितनी है? 13 3 16 है, अगली संख्या जो है 16 3 19 है। 3-3 का अंतर है, तो मुझे ये वाली संख्या निकालनी है, ये वाली निकालनी है। तो मैं ये नहीं चाह रही कि सब में 3-3 3-3 जोड़ते हुए यहाँ पहुँचूँ, मैं ऐसा नहीं चाह रही। है ना? यहाँ पे पहुँचने के लिए मैं ये नहीं चाहती कि 3-3 सब में जोड़ूँ और तब यहाँ पहुँचूँ। मैं डायरेक्ट चाह रही हूँ कि ये वाली संख्या निकालूँ मैं, यहाँ पे कौन-सी संख्या आएगी, है ना? तो पता है क्या करना है आपको? आपको ये पता है कि इन संख्याओं के बीच में 3-3 का गैप है, ये पता है आपको, ठीक है? तो जब आपको ये पता चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 गैप है 1, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक 2 गैप हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 गैप हो गए 3 गैप। तो हर एक गैप में 3 का अंतर आ रहा है, हर एक गैप में 1 गैप में 3 का अंतर आ रहा है ना? तो 3 गैप में कितना अंतर आएगा? तो आप बोलोगे 3 तिया 9, 9 का अंतर आएगा, आएगा 9 का अंतर। तो आप ये संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, 10 और 9 19 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? जुड़ रहा है ना हर बार जुड़ेगा ना? तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो संख्या है ये कौन-सी है? यहाँ मान लो जैसे अगर ये पहली संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8वीं संख्या मुझे निकालनी है, 8वीं। यहाँ से ये वाली 2 मिटाओ, ये मुझे यहाँ पहली संख्या है और मुझे यहाँ से ये 8वीं संख्या निकालनी है। तो मैं ये कह रही हूँ आप गैप गिन लो कितने गैप आएँगे। एक जब मैंने कहा जब ये 19 निकली तो आपने कहा कितने गैप आए? 1, 2, 3, 3 गैप आए। यानी कि जब 1, 2, 3, 4 चौथी संख्या जब निकली है ना, तो 3 गैप आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? अगर 5वीं संख्या निकलेगी तो 4 गैप हो जाएँगे, छठी संख्या निकलेगी तो 5 गैप हो जाएँगे। यानी जितनी संख्या पे हम जा रहे हैं उससे 1 कम रहेगा गैप। तो अगर आप मुझसे 8वीं संख्या माँगना चाह रहे हो, अगर आप मुझसे 8वीं संख्या माँगना चाह रहे हो, तो 7 गैप होंगे। अगर आप मुझसे 25वीं संख्या माँगना चाहोगे, तो 24 गैप होंगे। अगर आप मुझसे 100वीं संख्या माँगना चाहोगे, तो कितने गैप होंगे? 99 गैप होंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है? ठीक है।
तो 8वीं संख्या माँगी जा रही है, तो मैंने कहा 7 गैप होंगे अगर 8वीं संख्या माँगी जा रही है और हर एक गैप पे 3 का अंतर है। तो 7 गैप पे कितना अंतर हो जाएगा? 7 के 21 का अंतर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा 21 का अंतर? तो अगर पहली संख्या 10 है, तो अगली संख्या 21 बढ़ जाएगी क्योंकि हर एक गैप पे 3 बढ़ रही है, तो 7 गैप पे 21 बढ़ जाएगी। तो 10 और 21 कितनी आएगी ये संख्या? 31 आएगी। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई कि हर गैप पे अगर कम हो रही है तो कम कर देंगे और ज़्यादा हो रही है तो गुणा करके ज़्यादा कर देंगे। क्वेश्चन से समझते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है कि 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है। 25 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है? 55। तो हमें बताने इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है? सर्वोच्च संख्या कौन सी होगी? 25 भी तो होगी सर्वोच्च संख्या, तो 25वीं संख्या निकालनी है। तो अब क्या मैं यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 25 संख्याएं बनाऊंगी? क्या संभव है? और बनाऊंगी भी तो क्या फिर समय इसी क्वेश्चन में निकाल देना है सारा? हमें तो वहां पे 15 से 17 मिनट में करने हैं पूरे 25 क्वेश्चन, टीयर 1 की बात कर रही हूँ, है ना? तो ऐसे करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 25वीं संख्या पे पहुंचना है और इसमें जो औसत दिया है वो 55 है। 25 संख्याओं में अगर औसत 55 है तो ये 55 जो है कौन सी संख्या होगी? मुझे जल्दी से बता दो। 25 है तो 12 इधर रह गई होंगी, 12 इधर रह गई होंगी, यही तो होगा औसत। यानी 13वीं संख्या ही तो होगी औसत, 13वीं संख्या, हाँ या ना? यानी जो 13वीं संख्या है वो कितनी है? 55 है। समझिए, समझ में आई ये बात? 13वीं संख्या जो है वो 55 है, औसत का मतलब 13वीं संख्या। 25 संख्या का औसत यही तो होगा, है ना? और वो उससे कौन सी संख्या मांग रहा है? 13वीं हो गई, 14वीं हो गई, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, अब मुझसे सर्वोच्च संख्या मांग रहा है, यानी कि ये मेरे से कौन सी संख्या मांग रहा है? 25वीं संख्या मांग रहा है, 25वीं संख्या, 25वीं संख्या मांग रहा है। तो कितना, ये मुझे बता दो कि उसने ये बोला है कि विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक है तो हर एक संख्या जो है वो 2 से बढ़ेगी, है कि नहीं? इसने बोला क्रमागत विषम पूर्णांक है, तो हर जो क्रमागत आप लोगे तो हर संख्या 2 से ही तो बढ़ती है ना, विषम संख्याओं से, सम हो चाहे विषम हो 2 से ही बढ़ती है। तो मुझे बस ये बता दो कि यहाँ पे बीच में कितनी संख्याएँ, 25 और 13 के बीच में कितनी संख्याएँ? 25 में से आपने 13 माइनस किया, इनके बीच में कितनी संख्या है? 12 संख्याएँ हैं, है ना? अरे भई, अगर इनके मुझे ये यहाँ 13वीं संख्या है और यहाँ डैश-डैश करके यहाँ 25वीं संख्या है, तो इनके बीच में 12 ही संख्या तो होंगी, हाँ कि ना? ऐसे समझो, देखो यहाँ 13 है ना? तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यही तो होगी 25वीं संख्या, यही तो आई, है ना? तो मुझे ये बताओ, अगर इस 13 को मिला लो, 13 को मिला लो, तो कितनी संख्याएँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 संख्याएँ हैं, है कि नहीं है? तो वही मैंने बोला कि 25 में से 13 घटा दो तो इनके बीच में 12 संख्याएँ हैं। कितनी संख्या है? 12, और एक ये वाली भी लो क्योंकि मुझे गैप लेना है ना? तो 13 संख्याएँ। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्या है? 13 संख्याएँ। अगर संख्या 13 है तो गैप कितने बनेंगे? मैंने कहा था एक कम बनेगा गैप, गैप बनेंगे 12। वैसे भी देख लो कितने गैप बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये करना नहीं है। अगर संख्याएँ 13 हैं, तो गैप बनेंगे 12, याद रखना है एक कम बनता है गैप, ठीक है? तो गैप कितने बनेंगे? 12 बनेंगे, गैप बनेंगे 12। हर एक गैप 2 में इंक्रीज़ करता है, तो 12 गैप कितने से इंक्रीज़ करेंगे? 24 से इंक्रीज़ करेंगे, हाँ कि ना? 24 से इंक्रीज़ करेंगे। तो 13वीं संख्या अगर 55 है, तो जो 25वीं संख्या होगी वो 24 से बढ़ जाएगी, 24 से बढ़ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 5 और 4 9, 5 और 2 7, यानी जो सर्वोच्च संख्या है, यानी जो 25वीं संख्या है वो कितनी होगी? 79, यानी ऑप्शन नंबर ए है। आई बात समझ में? तो ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने जो आपको समझाई है कि जितनी संख्याएँ होंगी उससे एक कम क्या होगा? गैप होंगे, और जितने का गैप है, 2 का है, 3 का है, 5 का है, उससे गुणा कर देंगे और जो अगली जो संख्या पूछी है वो उतने से ही बढ़ जाएगी, ठीक है? अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आई है तो हम इसी में फिर आगे भी करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है? मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि बेहतरीन यहाँ पे आपको मेथड प्रोवाइड करा सकूँ, बेहतरीन क्लासेस दे सकूँ। अगर आपको मेरी समझाई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी और हम यहाँ पर अपना पूरा सिलेबस भी कवर करेंगे, ठीक है? और मेरे को अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं जो भी लोग, उन लोगों को मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? एंड बाय।